एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड मोर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। मैं वापस से आ गया हूँ, आकाश, आपका फिजिक्स कोच। और आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ, जो कि है टाइप्स ऑफ एरर। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रेसिजन क्या होता है, और अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ एरर को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एरर क्या होती है। तो पहले वाले लेक्चर में आपने अगर देखा होगा तो 5 मीटर के को मेजर करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया था। 4.9 था और 4.68 था, 5.38 था, समथिंग इस तरह से एग्जांपल कई सारे लिए थे। और फिर एक एग्जांपल 4.6348 कुछ ऐसे ही रहा होगा। तो मैंने बोला था कि ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। फिर मैंने बोला कि इनमें से कोई भी वैल्यू वो वैल्यू नहीं है जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। यानी कि हम हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो हमारा जो डेविएशन है ट्रू वैल्यू से हम कुछ कम मेजर कर रहे हैं या कुछ ज्यादा मेजर कर रहे हैं, तो हम ट्रू वैल्यू से डेविएट हो रहे हैं ना भैया। तो ट्रू वैल्यू से हमारा जो डेविएशन है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर। तो अगर मैं एरर को डिफाइन करना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। एरर को अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, डेविएशन टू द ट्रू वैल्यू, डेविएशन deviation from the true value is called error. And the study and measurement of this deviation is called error analysis. And the study and deviation of this study and measurement of this deviation is called error analysis. तो ये हो गया एरर एनालिसिस के बारे में कि एरर क्या चीज होती है, और हमने एरर को समझ लिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिजन क्या होता है, और मैंने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। अगर आप लोगों को एक्यूरेसी और प्रेसिजन का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप जाके प्लीज पिछला लेक्चर देख के आइए, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एरर में डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू मैंने बताया था कि डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। और एरर एनालिसिस क्या होती है, उसकी स्टडी और उसका मेजरमेंट कि हम कितनी एरर कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एरर एनालिसिस। अब ये एरर एनालिसिस कितने तरह की होती है भैया, तो आप किताबों में देखेंगे तो बहुत तमाम तरह की एरर एनालिसिस बताई जाएंगी, अलग अलग तरह से डेरिवेशन बताए जाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएंगे कि किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। तो हम वापस से आ गए हैं अपने पुराने देसी तरीके से। हमको किताबी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं किताब से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हम अपने तरीके से समझने वाले हैं कि कितने तरह की एरर्स होती है। तो टाइप्स ऑफ एरर हेडिंग डाल लीजिए और आते हैं हम अपने इस टॉपिक को समझने के लिए वापस से कि हम क्या समझते हैं टाइप ऑफ एरर्स। तो मुझे आप ये बताइए कि एरर कब आ रहा होगा। आप ही से थोड़ी थोड़ी बातें पूछते चलते हैं कि एरर कब आ रहा होगा। व्हेन एनी एरर इज पॉसिबल, कोई भी एरर कब पॉसिबल होगी, तब जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे होंगे। अरे बोलो यार, अगर हम कोई मेजरमेंट ही नहीं कर रहे होंगे तो एरर आ सकती है क्या। मैं बोल रहा हूं कि मैं मेजरमेंट नहीं करूंगा तो गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है। याद रखना, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, गलती उसी से होती है जो कोशिश करता है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। जो निठल्ला बैठा है, जो कुछ काम ही नहीं कर रहा, उससे गलती होना ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे गलतियां होती हैं तो समझ लीजिए कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि आप कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि व्हेन एनी एरर इज पॉसिबल, व्हेन एनी एरर इज पॉसिबल, आंसर है इफ वी आर डूइंग एनी मेजरमेंट। क्योंकि जब तक मेजरमेंट नहीं करोगे तब तक एरर ही नहीं आएगी। अब ये कौन सी बात हुई भैया कि एरर नहीं करेंगे तो मेजरमेंट नहीं है। हाँ, कई बार जैसे कि अगर आप कुछ चीजें लेने जाते हैं, पैकेट पे लिखा होता है कि 100 ग्राम है, एमआरपी है, ये है, वो है।
तो आप इसको वापस से रख के उसके मेजरमेंट करेंगे क्या कि ये 100 ग्राम का है कि नहीं है। ये तो पहले से आपको बता दिया गया कि 100 ग्राम का है। आपको अगर दे दिया जाए कि 1 केजी नमक का पैकेट आपने खरीदा बाजार से, अब उस 1 केजी के नमक के पैकेट को वापस से तौलने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही तौल के आपको मिला हुआ है, पहले से उसका मेजरमेंट हो चुका है। आपने अगर कोई कपड़ा लिया या कोई लेंथ ली जो पहले से ही बताया जा रहा है कि ये 5 मीटर का है, तो अब आप उसको मेजरमेंट नहीं करेंगे, उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे। तो मेजरमेंट वहां पर जब नहीं करेंगे तो जो भी वैल्यू है उसमें कोई एरर आना पॉसिबल नहीं है, वो 100% करेक्ट। मेजर कब एरर आएगी जब हम कोई मेजरमेंट करेंगे, और जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलती आएगी। 100% परफेक्शन आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे तब भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और कई बार वो जाने और अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, सबसे होती है। और अभी मैंने बताया मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक में एरर्स होती रहेगी, तब तक मिस्टेक्स होती रहेंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि इस एरर को बांटा किस बेसिस पे गया है। तो मैं बोलता हूं कि एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एक सिस्टम। यह सिस्टम वो एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं है, कुछ और सिस्टम। यह सिस्टम क्या है कि सपोज वी आर डूइंग एनी मेजरमेंट। क्या? सपोज वी आर डूइंग अ मेजरमेंट, और अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी। जितनी चीजें उस मेजरमेंट में इन्वॉल्व हैं या उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टम। किसका? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इस सिस्टम में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है? इस सिस्टम में कुछ कुछ चीजें इन्वॉल्व है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, पहली चीज लेता हूं, क्या इन्वॉल्व होगा? इंस्ट्रूमेंट। क्या इन्वॉल्व होगा भैया? इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या? कुछ भी। अगर मास मेजर कर रहे हैं और आपने कोई वेट बैलेंस लिया हुआ है तो वेट बैलेंस इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं और कोई स्केल नहीं है तो स्केल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कुछ भी मेजर कर रहे हैं, आप स्पीड मेजर कर रहे हैं, स्पीडोमीटर अपने हाथ में लिया हुआ है तो स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। कुछ भी मेजर कर रहे हो और इंस्ट्रूमेंट लिया गया है, कुछ भी जिस चीज से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट। क्या ये उस सिस्टम का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है होगा, पक्का से होगा। तो इंस्ट्रूमेंट किसका हिस्सा होगा? सिस्टम का। पहला। दूसरा भैया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? मास, लेंथ, टाइम? ना ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? दैट is to be measured। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। अच्छा, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ही होगी ना भैया। हम अपने लेंथ लेके किसी का गुस्सा मेजर करने तो जाएंगे नहीं, हम किसी का बटखरा लेके किसी के भावनाओं को मेजर करने जाएंगे नहीं, हम किसी का मतलब कि जो लीटर वाला अमाउंट है या जो समझ लीजिए वॉल्यूम नापने वाला अमाउंट है जिससे हम नापते हैं, वो लेके हम किसी की मोहब्बत नापने तो जाएंगे नहीं। हम जा रहे हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी नापने के लिए, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम नापने जा रहे हैं भैया, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, वो भी तो सिस्टम का हिस्सा है। तो मैंने लिखा पहला क्या चीज है? इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, दैट इज टू बी मेजर्ड। और तीसरी बात क्या है? इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो मेजरमेंट कर रहा है वो भी तो उसी का हिस्सा है, यानी कि वो इंसान जो इस मेजरमेंट को कर रहा है, मैं उसको बोलता हूं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जर्वर। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने में 3 लोग इन्वॉल्व है। कौन कौन? इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ऑब्जर्वर इन्वॉल्व है। ये फॉर्म करते हैं मेजरमेंट का एक सिस्टम। अब मैंने बोला कि एरर की टाइप क्या होते हैं, तो एरर के टाइप को पता करने का तरीका क्या है कि हम ये देख लें कि सोर्स ऑफ एरर कहां से आ रहा है। सोर्स ऑफ एरर के बेसिस पे हम एरर को डिफाइन कर देंगे। जैसे कि पहला, अगर इन तीनों में से कहीं से भी एरर आ रहा होगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से आ रहा होगा, चाहे फिजिकल क्वांटिटी से आ रहा होगा, चाहे ऑब्जर्वर से आ रहा होगा, इनमें से कहीं पे भी एरर आ रहा होगा, उस एरर को बोलेंगे वो सिस्टमैटिक एरर है, यानी सिस्टम से द्वारा आई गई एरर है। तो पहला तो हमारा तरीका यही हो गया, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा, वो एरर जो सिस्टम के अंदर से नहीं आ रही है।
और सिस्टम के अंदर से नहीं आ रही है तो कहां से आ रही होगी? सिस्टम के बाहर से आ रही होगी। बोलो भैया, सिस्टम के अंदर से नहीं आ रही हो तो कहां से आ रही होगी? सिस्टम के बाहर से आ रही होगी। अब सिस्टम के बाहर से कौन सी एरर आती है? कुछ एरर सिस्टम में जर्मनी से भी आ जाती है ना? समझने वाले समझ गए कि सिस्टम में कौन सी एरर की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ सिस्टम में एरर कहीं से भी आ सकती है। उस एरर को जो सिस्टम के बाहर से आ रही है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर या अननोन एरर, क्योंकि हमको वही चीजें पता है जो सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसके बाहर की चीजों को हमको पता ही नहीं है। तो हम वहां से जो एरर आ रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अननोन एरर, या फिर उसका दूसरा नाम होगा रैंडम एरर। और जो तीसरा एरर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर, या फिर उसको बोलते हैं मिस्टेक। एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये सब लिखा गया था, मैं वहीं से उठा रहा हूं। अब जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें ग्रॉस एरर को तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर तो तीनों को पढ़ लेते हैं। तो जो तीसरा टाइप ऑफ एरर क्या है? ग्रॉस एरर, या फिर उसको बोलते हैं मिस्टेक। अब इन तीनों एरर्स को हम जरा एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सिस्टम या फिर सिस्टम से आने वाली एरर जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। जो दूसरा मैंने बोला उसको बोलते हैं रैंडम एरर, और जो तीसरा तरीका मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर को तीन भागों में सबसे पहले बांट देते, टाइप्स ऑफ एरर को तीन भागों में बांट देते हैं। पहला है सिस्टमैटिक। आपको इसका बेसिक आइडिया लग चुका है कि सिस्टमैटिक एरर किसको बोलते हैं। दूसरा है रैंडम एरर किसको बोलते हैं। और तीसरा है ग्रॉस एरर, कि ग्रॉस एरर किसको बोलते हैं भैया? ग्रॉस एरर किसको? तो सिस्टमैटिक एरर में मैंने बताया कि तीन चीजें इन्वॉल्व है। इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी भैया? कौन सी क्वांटिटी? जिसको मेजर करना है। और ऑब्जर्वर, ठीक है? तो ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों में इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर आती है तो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसका नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। बहुत रटाते हैं सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, रैंडम एरर में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अरे भैया सिंपल देखो ना, सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टम में जितनी चीजें इन्वॉल्व है, तो सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, तो सिस्टमैटिक एरर का एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्वांटिटी में कोई एरर आएगी उसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी में आने वाली एरर अगर क्वांटिटी में ही एरर है, क्वांटिटी में ही क्वांटिटी प्रॉब्लमैटिक है, तो हम उसको अपने फिजिक्स वाले तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? आप फर्ज करिए कि आपको मैंने 500 के कुछ नोट दी कि काउंट करिए भैया कि ये कितने पैसे हैं। मान लीजिए 500 के नकली नोट थे, सॉरी 500 के नोट थे 10, आपने काउंट किया। अब इस 10 नोटों में से आपने बोला कि ये 5000 रुपए हैं, 10 नोट काउंट किया, बता दिया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अगर उस 500 में से दो नोट 500 के जाली, दो नोट 500 के कैसे हो? जाली, तो फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है क्या वो 10,000 है? नहीं, कितनी है? 9,000, क्योंकि दो नोट तो जाली थे, उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो इसमें एरर जो 1,000 की है वो एरर है, क्योंकि आपको लगता था कि ये 10,000 रुपए है और वो एक्चुअली में 9,000 रुपए है। लेकिन जो दो जाली नोट है वो बिना एक्सपर्ट के पता करना पॉसिबल नहीं। मैं बोल दूं कि यहां से यहां तक की बोर्ड की लेंथ बताइए, तो यहां से यहां तक की बोर्ड की लेंथ आप बता सकते हैं। मान लीजिए इस बोर्ड में यहाँ पर जो पीछे लगी है लकड़ी, यहाँ पर लकड़ी लगी हो, यहाँ पर हो सकता है भूसा भरा हो, यहाँ पर हो सकता है गोबर भरा हो, तो इसके पीछे क्या चल रहा है वो तो हमको नहीं पता ना। तो इसके पीछे जो एरर है वो क्वांटिटी में ही एरर है। 500 के नोट में अगर कोई जाली नोट आती तो वो क्वांटिटी में ही एरर है, और अगर क्वांटिटी में एरर हुई है तो वो हमको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर तो सिस्टमैटिक एरर का हिस्सा है, पर क्वांटिटी में आने वाले एरर सिस्टमैटिक एरर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको हम निकाल ही नहीं सकते। जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर में कौन सी एरर आती है? वो ऑब्जर्वर में एरर आती है पर्सनल या बायस्ड एरर। पर्सनल और बायस्ड एरर। अब ये पर्सनल या बायस्ड एरर क्या होती है? सबसे पहली बात कि कई बार होता है कि ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करने का तरीका ही नहीं पता। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको स्केल से मेजरमेंट करना नहीं आता। हाँ सही बात, आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं,
स्केल से मेजरमेंट करना आज तक कई सारे लोगों को आता ही नहीं है, क्योंकि स्केल से जब हम मेजरमेंट करते हैं और जब हम थोड़ा तिरछे होकर मेजर करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमको कुछ और दिखती है। जब उसके एकदम सामने आते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और दिखती है, और जब हम पीछे जाते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और दिखती है। इसका कारण मैंने बहुत पहले बताया था, पैरालैक्स। बहुत पहले मतलब डायनासोर के जमाने में नहीं बताया था, बहुत पहले के मतलब कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था लेक्चर, ये अपना फिजिक्स का जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है वहां से स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने बताया था कि पैरालैक्स क्या होता है। तो लेंथ मेजर करने के तरीके में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पैरालैक्स की वजह से उस स्केल की जो मेजरमेंट है उसमें हमको कुछ दिक्कत दिखती है, कुछ परेशानी दिखती है, कुछ वैल्यू ऊपर नीचे दिखती है। तो वो तो हो गई एक एग्जांपल, वो तो एक एग्जांपल हो गया कि ऑब्जर्व करने का तरीका नहीं पता। कई सारे बाहर के बच्चे होंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि लैब में हमको ले जाया जाता है, माइक्रोस्कोप पे देखने को बोला जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप में हम लेंस में देख रहे होते हैं तो बोला जाता है कि आप अपनी एक आंख बंद करके और एक ही आंख से उस माइक्रोस्कोप में देखें, तभी आपको उसकी सेल की क्लियर इमेज दिखेगी। बायो वाले जानते होंगे इस एग्जांपल को। तो कई सारे बच्चे होते हैं वो एक आंख बंद करके उसको देखते हैं और ठीक दिखता है। अच्छा, एक आंख बंद क्यों की जाती है? ताकि जो लाइट आ रही है केवल उसी लेंस से आए, क्योंकि बाहर वाली जो लाइट है वो हमको उसकी क्लियर इमेज बनाने में हेल्प नहीं करती है, उस क्लियर इमेज को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो हम अपनी एक आंख बंद कर देते हैं। तो कुछ कुछ महानुभाव होते हैं कि जिस लेंस से देखना है उसी आंख को बंद कर लेते और दूसरी आंख को खोल के जमीन देख रहे होते कि ये टाइल्स के शेप का कौन सा सेल होता है, और जिंदगी भर उनके दिमाग में ये बना रहता है कि टाइल्स जैसी होती है। कुछ तो और महानुभाव है कि वो देखना होता है सेल में माइक्रोस्कोप में और सामने बैठा होता है कोई और इनकी इच्छा होती है कि हम उन्हीं को देख रहे थे। कुछ कुछ तो मैम को ही देख रहे हैं, सेल देख के क्या होगा, बाहर वाली मैम को ही देख रहे हैं। तो यही सारे तरीके हैं जो पर्सनल एरर में आते हैं। पहला तरीका कि ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करने का तरीका नहीं पता। अब कोई इंसान ऐसा हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी माइक्रोस्कोप झांकने की बजाय सामने वाले को झांका हो, उससे तुम सेल का स्ट्रक्चर पूछो तो हमेशा गलत बताएगा। किसी ने माइक्रोस्कोप झांकने के बजाय टाइल्स पे झांका हो, उससे तुम सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे, हमेशा गलत बताएगा। वो किताबी तरीका बता सकता है, किताब वाला तरीका बता सकता है, पर वो एक्चुअल अपनी आंखों से जो देखा है वो कभी भी नहीं बताया। तो ये है एक तरीका एरर का, पर्सनल एरर। दूसरा कौन सा है? बायस्ड एरर, पर्सनल या बायस्ड एरर। तो एक तो ऑब्जर्व करने का तरीका नहीं पता, दूसरा क्या होता है कि कई बार हम अपने अमूमन ऐसी चीजें होती हैं कि हम वो नहीं देखते हैं जो एक्चुअली में होता है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, ऐसा कहते हैं कि नजर को बदले नजारे बदल जाएंगे, नजरियों को बदले और नजारे बदल जाएंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसी का असर उसी चीज में एक्सप्लेन किया गया है बायस्ड एरर में। कई बार हम बहुत कुछ पहले से सोच के आते हैं कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो नहीं मिलता तो हम कुछ देखते ही नहीं। ऐसे ही होता है कि कोई गानों वानों में जब मूवी में एक्सप्लेन किया जाता है कई बार कि मैं जहां भी देखता हूं मुझे उसी का चेहरा दिखाई देता है। पर्सनल एरर है भैया। आपको पर्सनल एरर से जितना दूर रहेंगे रीडिंग उतनी सही आएगी, और जितना पर्सनल एरर के पास जाएंगे रीडिंग उतनी गलत आएगी। पर्सनल एरर अब फिजिक्स के टर्म में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको मैंने एक लेंथ दिया मेजर करने के लिए, और आपको मैंने बोला कि इस लेंथ को मेजर कर लो। सपोज दैट कि मैंने इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए दिया, तो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने से पहले ना हम अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी क्या लेंथ आनी चाहिए। जैसे ही हम अनुमान लगाते हैं हम पर्सनल एरर की पहली सीढ़ी चढ़ चुके, क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट करेंगे, अब मेरे हाथ में जब भी स्केल आएगी, मैं देखूंगा कि इसकी जो लेंथ है वो कम से कम 15-16 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। गलती से भी इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आ गई, मैं कुछ ना कुछ करके इसको कोशिश करूंगा कि ये 15-16 के आसपास चली जानी चाहिए। अगर ऐसा कई बार होता है, कई बार मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि आंसर ये आना चाहिए, कुछ और आता है, हम दोबारा उसको छोड़ देते हैं, फिर वापस से सॉल्व करते हैं। क्या हम ये सोचते नहीं कि हमने जो एक्चुअली में किया है हो सकता है वही सही हो, और हो सकता है कि हमने जो गलती की है, जो हम सोच रहे थे पहले से कि ऐसा आना चाहिए, हो सकता है वही गलत हो। तो हम जब भी पहले से कुछ सोच के जाते हैं कि हमको ऐसा चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोच के जाते हैं तो वो पर्सनल एरर का कारण बनती है। कई बार हमको दुनिया में कुछ ही चीजें होती है जो बार बार दिखाई देती है, होता वो भी पहले से है, लेकिन हम जिसको देखना चाहते हैं हमको एक्चुअली में आगे चल के वही सब चीजें दिखाई देती है। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसमें 3 चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंटल, क्वांटिटी और ऑब्जर्वर। क्वांटिटी वाले एरर को हम कभी भी पढ़ते ही नहीं है,
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को पढ़ते हैं और ऑब्जर्व ये पर्सनल एरर को पढ़ते हैं। अब कोई पूछे कि सिस्टमैटिक एरर का डिफिनेशन बता दीजिए, तो सिस्टमैटिक एरर की एक डिफिनेशन तो यही हो गई कि वो एरर्स जो सिस्टम में इन्वॉल्व चीजों से आती हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से, क्वांटिटी से और ऑब्जर्वर से आती है। दूसरा क्या है कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में होती है, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट अगर ज्यादा नाप रहे तो हर बार ज्यादा नापेगा, कम नाप रहा है तो हर बार कम नापेगा। तो इसमें भी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर आएगी या तो निगेटिव डायरेक्शन में एरर आएगी। पर्सनल या बायस्ड एरर में भी हम या तो कम देख रहे होंगे या तो ज्यादा देख रहे होंगे, तो इसमें ये या तो पॉजिटिव एरर आएगी या तो निगेटिव एरर आएगी, लेकिन एक समय पर एक ही एरर आएगी, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। रैंडम एरर की कहानी क्या है कि रैंडम एरर जो आती है वो अननोन सोर्सेस से आती है। मैंने थोड़ी देर पहले इसी की बात की कि रैंडम एरर सोर्स इज अननोन। रैंडम एरर का जो सोर्स है वो क्या होता है, अननोन। तो अगर कोई पूछे रैंडम एरर को हम कैसे पता कर सकते हैं, पता ही नहीं कर सकते। रैंडम एरर का सोर्स अननोन होता है। फिर बोलोगे आ कैसे रही है एरर, ये कैसे पता चलेगा कि रैंडम एरर आ रही है? तो हम ऐसे पता करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल एरर है इसका पता हम कर सकते हैं, इसको हम सुधार सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर को सुधारने का क्या तरीका है, इंस्ट्रूमेंट बदल दो। पर्सनल और या बायस्ड एरर को सुधारने का क्या तरीका है कि या तो किसी को ट्रेन कर दो कि रीडिंग कैसे ली जाती है, या तो उसको बता दो कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रीड कैसे किया जाता है, या उसको ये बोल दो कि अपनी जो पर्सनल बायस है या जो पहले से सोच के आए हो उसको जितना दूर रख सकते हो रख लो। तो इस तरीके से इन दोनों एरर को तो सुधारा जा सकता है और इन दोनों एरर का सोर्स भी पता चल सकता है। तो अगर एरर आ रही होगी तो सुधार सकते हैं, या नहीं तो उसका सोर्स पता कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके सिवा कहीं और एरर आ रही है तो उसका मतलब कि उसका सोर्स अननोन है, और उसका सोर्स अगर अननोन है तो क्या होगी, रैंडम एरर। रैंडम एरर आती है अननोन सोर्स की वजह से। अब जब अननोन सोर्स की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल देना भी अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि अगर मैं जानता तो मैं देता ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम करंट का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, करंट की वैल्यू मान लो ओम्स लॉ का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो ओम्स लॉ में हर बार डेविएशन आता है। वो डेविएशन कभी टेम्परेचर की वजह से आ सकता है, कभी प्रेशर की वजह से आ सकता है, कभी हीट की वजह से आ सकता है, कुछ भी। लेकिन उसका सोर्स हम रियल टाइम में पता नहीं कर सकते। तो अगर सोर्स पता ही नहीं कर सकते तो उसको सुधारेंगे कैसे? तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, रैंडम एरर का। जहां पर भी पता लगे कि रैंडम एरर का मतलब यानी कि जहां पर भी बोला जाए कि सोर्स ऑफ एरर अननोन है या अनप्रेडिक्टेबल है या अनरिकॉग्निजेबल है, तो उसका मतलब होगा कि वो कैसी एरर है, रैंडम एरर। जो तीसरे तरह की एरर है वो है ग्रॉस एरर, और एनसीईआरटी में इसको ग्रॉस एरर को मिस्टेक के नाम से भी बताया जा सकता है। क्या बोला जाता है, ग्रॉस एरर या मिस्टेक। जो ग्रॉस एरर या मिस्टेक होती है इसका वजह जो है वो है केयरलेसनेस। ग्रॉस एरर की वजह क्या है, केयरलेसनेस, यानी कि हमारा ध्यान न देना एक एरर की वजह हो सकती है। तो अगर हमारे ध्यान न देने की वजह से कोई एरर आई है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर, या फिर उसी को बोलते हैं मिस्टेक। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा था कि हम चाहे तो इस एरर को सुधार सकते हैं, चाहे तो इस एरर को कम कर सकते हैं, पर इस एरर का कोई भी इलाज नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर कोई बच्चा बैठा है, अगर उसको कोई टॉपिक समझना चाहता है और समझ नहीं आया और उसको पता है कि क्यों नहीं समझ में आया, तो उसको समझाया जा सकता है। मान लो उस बच्चे को यह भी नहीं पता चल रहा कि हमको ये टॉपिक समझ क्यों नहीं आ रहा है, वो टीचर से पूछने गया तो भी उसको समझाया जा सकता है। पर कोई क्लास में कुंडली मार के बैठा है कि अरे पढ़ाने दो, जो भी पढ़ा रहा है इनका तो काम ही है पढ़ाना, आएंगे चिल्लाएंगे चले जाएंगे, वो होती है केयरलेसनेस, कि हम ध्यान ही नहीं देते कि सामने क्या चल रहा है। फिर चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, इसको सुधारना पॉसिबल नहीं। इसलिए क्लास में कोई भी काम करे तो इस एरर को तो नहीं होने दे। ध्यान न देना या ध्यान कम देना, इसको सुधारना पॉसिबल नहीं है, खुद साइंस कहता है, फिजिक्स कहती है। तो केयरलेसनेस की वजह से होने वाली एरर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी तो इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देंगे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी दो एरर होती है, लीस्ट काउंट एरर और जीरो एरर। इसकी बात हम आगे करेंगे जब कभी आएगा, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो लीस्ट काउंट एरर होती है इसको सुधारने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लेते हैं, जो जीरो एरर होती है इसको सुधारने के लिए हम वैल्यू एरर को बेसल वैल्यू में जोड़ लेते हैं। आगे आएगा तो हम इसकी चर्चा थोड़ी और डिटेल में करेंगे। पर्सनल या बायस्ड एरर का तरीका क्या है कि इसको खत्म करने के लिए हम किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे देंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे
हम वैल्यू को मेजर करते हैं, ये सब करते हैं। अगर ये ट्रेनिंग उसको मिल गई तो वो वैल्यू सही रिकॉर्ड करेगा, वैल्यू सही मेजर करेगा। रैंडम एरर को, यानी कि जिसका सोर्स ऑफ एरर अननोन हो, सोर्स ऑफ एरर अननोन होने का मतलब कि हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस गलती का सोर्स ही नहीं पता उस गलती को ठीक कैसे करेंगे। सपोज दैट कि आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में पानी भी लीक हो रहा है और उसी पानी में करंट भी उतर रही है, तो ये कौन सा, इसका सोर्स कहां पे होगा? और आप इसको ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाएंगे कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे? क्योंकि प्लम्बर आएगा तो उसको लाइन का झटका मार देगा, जो इलेक्ट्रिशियन आएगा तो उसको पानी के लीकेज का पता नहीं चलेगा। तो ऐसे एरर जहां पर सोर्स ही पता ना हो वहां पर उसका इलाज भी करना पॉसिबल नहीं। लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका है बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। अच्छा, मल्टीपल रीडिंग्स का मतलब क्या है? कि किसी भी काम को अगर हम बार बार करते रह गए तो उसका जो उसमें जो एरर की संभावना है वो कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं रैंडम एरर को कम करने का तरीका। अच्छा, रैंडम एरर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, हम रैंडम एरर को इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? मिनिमाइज। आपने कभी सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, दसरी आवर जाते सिल पर परत निशान। उसी चीज का एग्जांपल है कि अगर किसी चीज को बार बार करते हैं तो हमारी गलतियां धीरे धीरे कम होने लगती है, और धीरे धीरे गलतियां कम होने लगती हैं तो हमारी जो परफेक्शन है वो बढ़ने लगती है। यही तरीका है रैंडम एरर को खत्म करने का, उसको मिनिमाइज करने का। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट में, किसी काम में अगर लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है, एक ही तरीका उसको कम करने का, बार बार करेंगे। हमको सोर्स नहीं भी पता होगा तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि उसमें गलती कहां रही थी और हम उसको सुधार लेंगे। जिस गलती को कभी नहीं सुधारा जा सकता उसको क्या बोलते हैं? मिस्टेक या फिर ग्रॉस एरर। रीजन क्या है? केयरलेसनेस। हम अगर किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं या किसी चीज को होना ही नहीं देना चाहते हैं, हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, ब्रह्मा उतर जाए आपको कोई सिखाने वाला नहीं। ब्रह्मा भी उतर के आपको सिखा नहीं सकते अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी इच्छा हो। ये एरर अगर है तो हम आपको पढ़ा सकते हैं ना, कोई और आपको पढ़ा सकता है, और उसके बाद ये दोनों एरर है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमको पता है। तो टाइप्स ऑफ एरर इस लेक्चर में हमने पढ़ा। तो हम एरर एनालिसिस में दो टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं, एक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है और दूसरा टाइप्स ऑफ एरर क्या हो सकता है। तो ये दोनों चीजों को आप आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इन दोनों चीजों को आप डिटेल में पढ़िए, बहुत आसानी से पढ़िए, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया आपको। आप जाके अब बुक रीड करेंगे तो सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर को पढ़ने में 1% भी समस्या नहीं आने वाली आपको, इतने इजी लेवल में के एक्सप्लेनेशन में। फिर आपको ये कभी ये सब चीजें कभी भूलने वाली नहीं, इतना आसान तरीके से समझाया गया है कि आप कभी इनको भूल नहीं सकते। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब कोई मेजरमेंट मैंने कर लिया तो उसमें से एरर को कैलकुलेट कैसे कर सकते, कैसे निकालेंगे कि किसमें कितनी एरर है, किसमें कितनी एरर है, कैसे कितनी एरर है। और इस कैलकुलेशन के बाद हम ये भी सीखेंगे कि जब कोई मेजरमेंट किया जाता है या कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहां पर उसकी रीडिंग लिखते कैसे हैं। कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो कहीं पर भी रीडिंग लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपको उस तरीके से नहीं लिखना आता है तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी फाड़ के फेंक दी जाती है, ऐसे कोई देखेगा ही नहीं, कोई प्रोफेसर। तो उस तरीके को सीखेंगे कि रीडिंग लिखी कैसे जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माइंड मूवर के साथ बने रहिए। हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर देने की। हमारे साथ बने रहिए, हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।